दूत 2.0 की इस वीडियो क्लास में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी को ज्ञानदूत की इन महत्वपूर्ण कक्षाओं से काफ़ी लाभ हो रहा होगा। आज इसी कड़ी में हम लोक प्रशासन के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इकाई है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है, हमारे टॉपिक का नाम है सिटीजन राइट्स, नागरिक अधिकार, नागरिकों के विधिक अधिकार, सिटीजन्स लीगल राइट्स। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने सुना होगा, अधिकार कई प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, विधिक अधिकार, सभी में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो सामान्यतः हम मौलिक अधिकारों का बहुत नाम सुनते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं तथा संविधान में उनकी सुरक्षा की गारंटी होती है। मानवाधिकार वो अधिकार होते हैं जो मानव होने के नाते हमें प्राप्त होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है, निश्चित रूप से अगर वो व्यक्ति है, मानव है, तो मानव होने के नाते उसकी गरिमा का संरक्षण करने वाले कुछ एक ऐसे अधिकार होते हैं, उसे जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, तो वो मानवाधिकार होते हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे अधिकार बचते हैं जो ना तो मानवाधिकार की श्रेणी में हम सीधे सीधे उनको डाल सकते हैं, यद्यपि वो मानवाधिकार तो है, लेकिन हम प्रत्यक्षतः उनको नहीं डाल सकते। साथ ही ना वो मौलिक अधिकार है। तो वो अधिकार कौन से अधिकार हैं? तो आज हम चर्चा करेंगे विधिक अधिकारों की। तो विधिक अधिकार या लीगल राइट्स वह अधिकार होते हैं जो सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा कोई कानून बना करके नागरिकों को सौंपे जाते हैं, नागरिकों को दिए जाते हैं। तो ये संविधान के द्वारा प्रदत्त भी हो सकते हैं। संविधान में भी बहुत सारे कुछ अधिकार ऐसे हैं जो, जैसे संपत्ति का अधिकार है। पूर्व में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, बाद में उसको हटा दिया गया। तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है उसका स्टेटस ये है कि वह एक विधिक अधिकार है। तो ये विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार भी हो सकते हैं, विधिक अधिकार भी हो सकते हैं और मानवाधिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि विधिक अधिकारों का दायरा बहुत बड़ा होता है, बहुत व्यापक होता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनका अस्तित्व सामाजिक मान्यताओं एवं प्रवर्तन से स्वतंत्र होता है। वो मौलिक नैतिक अधिकार भी हो सकते हैं। नैतिक अधिकारों में प्राकृतिक अधिकारों और मानवाधिकारों को भी रखा गया है। तो प्राकृतिक अधिकार तो मानवाधिकार ही है एक तरह से, जैसा कि हमने चर्चा की कि मानव होने के नाते जो अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं विधिक अधिकारों की, तो विधिक अधिकार जो विधि के नियम या शासन के द्वारा मान्य और सुरक्षित होते हैं। कि लीगल राइट इज एन इंटरेस्ट विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ आपने पढ़ रखा होगा, डाइसी का रूल ऑफ लॉ, कि जो भी कोई काम होगा वो कानून के अनुसार होगा, कानून की मान्यताओं के अनुसार होगा। और आपने रूल ऑफ लॉ का जो अगेंस्ट होता है वो क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का जो अगेंस्ट होता है रूल ऑफ थंब, कि अंगूठे का अधिकार। कोई व्यक्ति कहे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात वो अंगूठे के अधिकार से काम करना चाहता है। लेकिन चूंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम हमारे संविधान से बंधे हुए हैं, तो हमारा जो संविधान है वो किस बात की गारंटी देता है? हमें रूल ऑफ लॉ की गारंटी देता है। और हमारा संविधान रूल ऑफ थंब का प्रश्रय नहीं करता है, बल्कि रूल ऑफ लॉ को आगे लाता है। तो सामान्य विधिक अधिकारों को हम यहाँ पढ़ेंगे, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। यद्यपि जो विधिक अधिकार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हम सभी की हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और हमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ही चर्चा करनी है। और साथ ही यहाँ हम उन अधिकारों की ज़्यादा चर्चा करेंगे जिनके ऊपर सामान्यतः कम विचार विमर्श हो पाता है। फिर भी हम मोटे मोटे तौर पे देखते हैं तो जैसे सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 का है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है, जिसके माध्यम से बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री की गई। लोक सेवा गारंटी एक्ट है 2011 का, जो राजस्थान सरकार ने लागू किया है। सुनवाई का अधिकार है जो 2012 में लागू हुआ है। और साथ ही एक महत्वपूर्ण अधिकार और भी है कि घरेलू महिला हिंसा कानून 2005।
तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में हम देखेंगे कि सूचना का अधिकार क्या है, क्योंकि सूचना के अधिकार के संबंध में सभी को पर्याप्त जानकारी है। और जहाँ तक मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने सूचना के अधिकार का व्यवहार में भी उपयोग किया होगा। तो जो भारत में सरकारी संस्थाएं हैं उनका जो कामकाज है उसमें जो गोपनीयता है उसको प्रभावशाली ढंग से ख़त्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए भारत में 2005 में क्या लाया गया, सूचना का अधिकार लाया गया। एक्चुअल में क्या था कि पहले के समय में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 बनाया गया था, जिसके तहत सूचनाओं को सार्वजनिक करना एक अपराध माना गया था, बल्कि अपराध ही नहीं था वरन वो एक दंडनीय अपराध था। तो चूंकि वह अधिनियम लागू था 2005 तक, तो ऐसी स्थिति में होता क्या था कि कोई भी सूचनाएं किसी भी कार्यालय से प्राप्त नहीं हो पाती थी, जबकि ये सभी कार्यालय किसके लिए काम करते हैं, आम आदमी के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। और जनता ही सूचना नहीं मिलेगी, जनता को ही सूचना नहीं मिलेगी। लोकतंत्र में असली सरकार कौन है, जनता है। लोक प्रशासन जो शब्द है उसमें भी लोक का अर्थ क्या है, उसमें भी लोक का अर्थ जनता है, सरकार है। तो चूंकि जनता ही सरकार है और जो सरकार है उसे ही हम कोई सूचना नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर लोकतंत्र का मतलब ही अर्थ ही औचित्य, उसका जो प्रभावशीलता है, उसकी जो वास्तविकता है वो ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थितियों में भारत सरकार ने ये निश्चय किया कि आम आदमियों को सूचनाएं मिलनी चाहिए, और उन्होंने एक एक्ट बनाया। एक्ट पहले भी लागू था लेकिन वो प्रभावशाली नहीं था। तो ऐसे में भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 बनाया, जिसके तहत बहुत सारी सूचनाएं सरकार के द्वारा, कार्यालयों के द्वारा आम आदमियों को मुहैया कराने जाने लगी। आपने सुन रखा होगा कि स्वीडन वह एक पहला देश था जिसने सूचना का अधिकार क्या किया था, सबसे पहले लागू किया था। तो स्वीडन में सबसे पहले सूचना का अधिकार लागू कर दिया गया था। तो भारत में भी इस अधिकार को लागू किया गया। ये जो कानून है राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या किया गया कि जो सूचना शब्द है उसकी एक बड़ी परिभाषा दी गई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें राय और सलाह प्रकट किए जाने वाले विषयों को भी शामिल किया गया है। अर्थात जब तक फाइल टिप्पणियां अधिनियम द्वारा अनुभाग में विनिर्दिष्ट मुक्त किए गए विषयों में शामिल नहीं हो, तब तक फाइल में जो टिप्पणियां की गई वो भी इसमें दिखाई जानी होगी। तो सूचना का अधिकार सत्ता में समान भागीदारी की मांग है। साथ ही किसी के भी द्वारा सत्ता की जो निरंकुशता है उस पर भी अंकुश लगाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी वैधता से सशक्तिकरण और परिवर्तन के लिए संघर्ष को अपना क्षितिज और व्यापक करने का अवसर मिला है। तो हम संक्षेप में हम देख सकते हैं कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम, उसके तहत हम क्या क्या सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखा जाए तो कोई भी जो कार्य हो रहा है उस डिपार्टमेंट में, उसमें कोई भी दस्तावेज है या कोई रिकॉर्ड है, हम उसका निरीक्षण कर सकते हैं। सूचना से संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड की प्रतिलिपि अर्थात फोटोकॉपी प्राप्त की जा सकती है। सैंपल भी लिए जा सकते हैं। सूचना से संबंधित फ्लॉपी, सीडी, प्रतिलिपि, फॉर्म इत्यादि प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जो ये सूचना का अधिकार अधिनियम है वो केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें, स्थानीय, शहरी निकाय, पंचायती राज, उन सभी निकाय जो सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा स्थापित हैं, गठित है, नियंत्रित है, वित्त पोषित है, उन पे भी लागू होता है। तो इसमें वो संगठन भी आ जाते हैं जो गैर सरकारी है लेकिन जिन्हें राज्य के द्वारा फंडिंग हो रही है। साथ ही न्यायपालिका। तो अर्थात यह एक बहुत ही व्यापक कानून है, इसका दायरा बहुत व्यापक है। तो इसमें क्या है कि अधिकतर सूचनाएं देने का प्रावधान है, लेकिन कुछ ऐसी सूचनाएं हो सकती हैं जो राष्ट्र हित में देना जो उचित नहीं हो, तो उनको इसके दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि राष्ट्र हित का भी ध्यान रखना होता है। तो एक सूचना आयोग का इनके तहत गठन किया गया है। केंद्र के तहत केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया है तथा प्रत्येक राज्य में एक राज्य सूचना आयोग का प्रावधान किया गया है। कोई भी जो अपील होती है अल्टीमेटली किसके द्वारा सुनी जाती है,
सूचना आयोग के द्वारा सुनी जाती है। बहुत सारी सूचनाओं को इसमें स्वैच्छिक रूप से प्रकाशन करना होता है। जैसे आजकल हम वेबसाइट खोलते हैं किसी भी डिपार्टमेंट की, तो हमें उसमें एक राइट टू एक्ट का भी एक पॉइंट दिख जाता है। अब अपन जब उस पर क्लिक करते हैं तो विभाग के द्वारा बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो विभाग खुद ही बता देता है। साथ ही एक बोर्ड लगाना होता है, उसमें बताना होता है कि इसमें सूचना का अधिकार के तहत क्या क्या सूचनाएं दी जाएगी, क्या उसमें नियम है, साथ ही उस सूचना का अधिकारी कौन है, आवेदन लेने की क्या प्रक्रिया है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात हमें ये देखनी होती है कि जब हम आवेदन देते हैं कोई भी जो हमें सूचना प्राप्त करनी होती है, तो लोक सूचना अधिकारी को 30 दिन के समय में वह सूचना उपलब्ध करानी होती है। लोक सूचना अधिकारी यदि 30 दिन के बाद सूचना देता है तो नागरिक से फीस लेने का अधिकारी नहीं है। प्रथम अपीलीय अधिकारी यदि 30 दिन में अपील का निर्णय नहीं करता है तो नागरिक सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रकार से इसमें एक प्रक्रिया होती है। सूचना की भी कुछ प्रक्रियाएं होती है, अलग अलग उसमें चरण होते हैं, जिसमें प्रत्येक चरण में कितना समय लग सकता है उसके संबंध में होता है। साथ ही इसमें शुल्क है कि आवेदन के साथ में 10 रुपये देने होते हैं, तो वो किसी भी फॉर्म में दिए जा सकते हैं, जैसे कि डीडी, पोस्टल ऑर्डर। और फ़ोटोकॉपी अगर लेनी होती है A4 या A3 जो कागज़ होता है, तो उसमें 2 रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से सूचनाएं लेने की लागत रखी गई है। और अभिलेख का निरीक्षण, तो पहला जो 1 घंटा होता है वो तो निःशुल्क होता है, और उसके बाद में जो प्रत्येक जो घंटे होते हैं उनके लिए 5 रुपये का प्रोविज़न किया गया है। फ्लॉपी या CD में अगर सूचना चाहिए तो 50 रुपये लगते हैं। आजकल तो चूँकि फ्लॉपी या CD इतनी फेमस भी नहीं है, लोग पेन ड्राइव में सूचनाएं लेते हैं। और जमा कराने का तरीका तो ये होता है कि नकद जमा करवा करके रसीद ली जा सकती है। और BPL अगर कोई है, बिलो पॉवर्टी लाइन में अगर कोई आता है, तो ऐसे में क्या हो कि उनसे फीस नहीं ली जाती। तो सूचना का अधिकार में अगर नियत समय पे कोई भी लोक सूचना अधिकारी सूचना नहीं देता है, तो ऐसे में उल्लंघनकर्ता को दंड का प्रावधान है। बिना कारण सूचना उपलब्ध कराने में देरी करने के लिए सूचना आयोग 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगा सकता है। अनुरोध को न मानने या गलत नियत से सूचना को नष्ट करने या जानबूझ करके गलत सूचना देने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। और ख़ास बात यह कि बहुत सारे लोक सूचना अधिकारियों पर ये जुर्माने सूचना आयोग ने लगाए हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो अधिनियम है, इसमें कुछ एक इसमें कमियां हैं। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना आयोग उन मामलों में जिनमें प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती, उनमें अधिकतर मामलों में आर्थिक दंड लगा करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सूचना देनी होती है लेकिन वो सूचना नहीं मिलती है, तो ऐसे में फिर सूचना आयोग भी सूचना नहीं दिलवा पाता है। और परिस्थितिवश सूचना आयोग क्या करता है कि संबंधित अधिकारी के ऊपर क्या करता है कि एक आर्थिक दंड लगा देता है। मैक्सिमम 25,000 का होगा, 25,000 तक का दंड लगा सकता है। तो कम का होता है ज़्यादातर, तो 8,000 का, 10,000 का भी होता है। गंभीर और जो संगीन प्रवृत्ति के मामले होते हैं उनमें सूचना आयोग को ऐसी कोई शक्तियाँ और अधिकार भी नहीं दिए गए जिससे मामले की प्रकृति को देखते हुए दंड और प्रकृति की मात्रा का निर्धारण किया जा सके। सूचना आयोग दंड के लिए केवल सिफारिश ही कर सकता है, उसके पास में पालना करवाने के लिए कोई शक्तियाँ नहीं है। सूचना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को जब संबंधित सूचना आयोग से नियत तिथि में प्राप्त नहीं होती है तो उसको हुए नुकसान की भरपाई का अधिनियम में भी कोई प्रावधान नहीं है। और डाक से दस्तावेज मंगवाने के लिए कानून में कोई स्पष्ट प्रोविजन ही नहीं है। लेकिन सूचना आयोग के फैसले बतलाते हैं कि सूचना डाक से निःशुल्क भिजवाई जानी चाहिए। कुल मिलाकर के बात यह कि सूचना का अधिकार अधिनियम वास्तव में एक ऐतिहासिक विधान है। कुछ इसमें कमियां हैं, चुनौतियां हैं जो हो सकता है समय के साथ दूर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी ये अधिनियम कैसा अधिनियम है? एक सार्थक अधिनियम है। इसने वास्तव में जनता का क्या किया है? सशक्तिकरण किया है। ये एक ऐसा कानून है जिससे लोक अधिकारियों पर कुछ अंकुश हुआ है, पूरी तरह से अंकुश नहीं हुआ लेकिन कुछ अंकुश हुआ है। और साथ ही जनता के हाथ में क्या ये कुछ शक्ति आई है।
पहले क्या होता था कि जो हमारी संसद होती थी, लोकसभा होती थी, विधानसभाएं होती थी, तो उनमें सिर्फ एमएलए या जो हमारे जनप्रतिनिधि होते थे, एमपी एमएलए वगैरह, वो उनको ही प्रश्न पूछने का अधिकार होता था। लेकिन सूचना के अधिकार के माध्यम से सभी को वह अधिकार दे दिया गया है। अगला जो अधिकार है, हम थोड़ा ब्रीफ में उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। तो लोक सेवकों को उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने की दिशा में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 बनाया। ये समय वो था जब लोकपाल के लिए भारत में आंदोलन चल रहे थे 2010-11 में, अन्ना हजारे के नेतृत्व में। उसी दौरान राजस्थान सरकार ने भी 14 नवंबर 2011 को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाया और जनता को सशक्त किया। उसके बाद में और भी कई राज्यों में इस अधिकार को लागू किया गया है। तो आज तो जो लोक सेवा गारंटी कानून को लागू करने वाले राज्य हैं वो बहुत सारे राज्य हैं। तो होता क्या है कि प्रशासन का जो क्षेत्र होता है उसमें तटस्थ विशेषज्ञों को व्यावसायिक निकाय जो निस्वार्थ रूप से बिना राजनीतिक दलीय विचारों और वर्ग इससे प्रभावित राष्ट्र सेवा में प्राणपण से जुटा रहता है। तो उनको क्या करना होता है कि उनको कोई भी जो सेवाएं होती है वो जनता को एक निश्चित समय पे देनी होती है, लेकिन बहुत बार वो नहीं दे पाते। तो भारतीय जो दंड संहिता है उसकी जो धारा है 21, उसमें लोक सेवा को भी परिभाषित किया गया है। उसमें कहा गया है कि सरकारी या सेवारत या वेतन पाने वाला सरकारी कार्य के लिए शुल्क या कमीशन लेने वाला व्यक्ति क्या आता है, लोक सेवक की श्रेणी में आता है। तो चूंकि वो शुल्क ले रहा है, वेतन ले रहा है, तो ऐसे में उसका दायित्व बन जाता है कि वह क्या करे, उसको क्या करना होता है, उसको ये करना होता है कि कोई भी व्यक्ति, आम आदमी जो उसके कार्यालय में आता है, उसके लिए वो उसके कार्यों को नियत समय पे करे। तो राजस्थान में क्या किया गया, राजस्थान में जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, जो लोक सेवा गारंटी कानून है, उसके तहत राज्य की आम जनता से जुड़े 18 विभागों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्य की कल्याणकारी योजनाओं को, इसमें भी करीब 153 सेवाएं हैं, तो इन योजनाओं की 153 सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करवाने की गारंटी का इसमें प्रोविज़न किया गया है। इस अधिनियम के तहत अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदक को एक रिसिप्ट देनी होती है, पावती देनी होती है। आवेदन के साथ आवश्यक कागजात लगाने पर रिसिप्ट में निर्धारित की गई समय सीमा का भी उल्लेख किया जाना अनिवार्य होता है। आवेदन के साथ आवश्यक कागजात संलग्न नहीं किए जाने की स्थिति में जो रिसिप्ट दी जाती है उसमें इसका उल्लेख कर दिया जाता है। और ऐसी जो रिसिप्ट होती है उसमें निर्धारित की गई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है वो आवेदक के द्वारा लगाया नहीं गया, जबकि वो डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो संबंधित व्यक्ति है उसको डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना होता है। बहुत बार तो होता यही है सरकारी कार्यालयों में कि वांछित जो दस्तावेज है उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, उनके अभाव में हमारा कार्य अटक जाता है। आवेदन की जो रिसिप्ट है उसमें निर्धारित समय सीमा अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से प्रारंभ हो जाती है। सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नियत समय सीमा की गणना करते समय लोक अवकाश के दिन की गणना नहीं की जाती। अर्थात अगर कोई अवकाश है तो उस अवकाश की गणना इसमें नहीं की जाती। किसी सेवा से इनकार या विलंब किए जाने की स्थिति में आवेदक को इनकार या विलंब का कारण बताया जाता है। साथ ही इस फैसले के विरुद्ध लोक सेवा गारंटी अधिनियम में कानूनी प्रावधान, अपील किए जाने की अवधि, समय सीमा, अपील प्राधिकारी का विवरण सहित सभी सूचनाएं भी दी जाती है। इस कानून में पारदर्शिता के लिए अधिकारी आम जनता की सुविधा के लिए सेवाओं से संबंधित सूचनाएं जो कार्यालय है, संस्थान है, उसी में सहज दिखने वाले स्थान पर नोटिस बोर्ड पे प्रदर्शित की जाती है। नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले जो वांछित डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, उनका भी उल्लेख किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को, मान लो कोई व्यक्ति है, यदि किसी व्यक्ति का जो आवेदन है वो नामंजूर हो गया है तो निर्धारित समय सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है तो 30 दिन के अंतर्गत प्रथम अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है।
प्रथम अपील प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिन के भीतर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को दूसरी अपील की जा सकती है और द्वितीय अपीलीय अधिकारी सेवा प्रदान करने का आदेश प्रदान करने के साथ नामित अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी पर दंड अधिरोपित कर सकता है। किसी विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी उसकी परिधि में घोषित सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में अगर नहीं देता है तो कम से कम 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है। यदि वह सेवा प्रदान करने में अनावश्यक विलंब करता है तो प्रतिदिन 250 रुपये, अधिकतम तो 5000 ही रहेगा, लेकिन प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से वो आर्थिक दंड दे सकता है। दंड की राशि उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी के वेतन से वसूलने का प्रोविज़न है और उक्त राशि आवेदनकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में भी दी जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अपील आवेदन के साथ कोई प्रकार का शुल्क देय नहीं है। आरटीआई में जैसे 10 रुपये देय हैं, इसमें कोई अलग से इस बात का शुल्क नहीं लगेगा कि भाई ये लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन लिया गया है। सभी आवेदन लोक सेवा गारंटी में ही लिए जाते हैं। तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम में केवल राज्य सरकार की विभागीय नियत एवं निकाय, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय व ऐसी संस्थाएं जिन्हें राज्य सरकार से सहायता या सहयोग प्राप्त हो रहा है उनको इसमें शामिल किया जाता है। इस एक्ट के तहत जलदाय विभाग, जल संसाधन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय विभाग आदि के द्वारा ली जाने वाली अमानत राशि और दरों राशि को भी समयबद्ध सीमा में वापस लौटाया जाता है। तो इसमें भी इसी प्रकार से है कि इसकी एक आवेदन प्रक्रिया होती है और जैसा कि हमने देखा इसमें दूसरी अपील का भी प्रोविज़न है, फिर इसमें दंड का भी प्रावधान है। कुल मिलाकर के एक बहुत ही अच्छा गारंटी कानून है सेवाओं के संबंध में, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। जैसा कि इसको लागू हुए करीब 10 साल से ऊपर हो गए, लेकिन ये कानून इतना प्रभावशाली नहीं हो पाया। होता क्या है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स तो रिसिप्ट भी नहीं देते। राजस्थान लोक सेवाओं को जो प्रदान करने का गारंटी अधिनियम 2011 है, तो इसके तहत जो निर्धारित समय में काम नहीं होने पर आवेदक प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील तो करता है, लेकिन शिकायत पर सुनवाई करने वाले अधिकारी अपने ही विभाग के अधिकारी होते हैं। ऐसी स्थिति में अपने कार्मिक के विरुद्ध कार्रवाई करना एक बहुत ही कठिन काम हो जाता है। चाहे उसने सेवा प्रदान करने में गलती ही चाहे वो करे, तो भी नॉर्मली ये होता ही है कि अपने ही अधीन जो विभाग होते हैं उनके कर्मचारियों के या जो भी उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना एक सामान्यतः थोड़ा कठिन होता है। यदि अपील में फैसला काम न करने वाले अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ होता है तो फैसले का पुनरीक्षण या अपील भी कर सकता है। द्वितीय अपील अधिकारी का फैसला आवेदक के लिए अंतिम होता है। एक दूसरी बात यह कि राजस्थान सरकार ने केवल 18 विभागों को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लिया है। इन 18 विभागों की केवल 153 सेवाएं इस दायरे में हैं, जबकि राजस्थान में तो बहुत सारे विभाग हैं। शेष विभागों एवं 18 विभागों की शेष सेवाओं को अधिनियम के दायरे से बाहर रखने से समयबद्धता का जो प्रावधान है वह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। लोक सेवा गारंटी कानून के प्रावधानों की पालना भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही। अक्सर इस पालना तो कहीं भी नहीं हो पाती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि पूरी तरह से पालना नहीं हो पा रही। न तो सरकार ने इसका मतलब वर्तमान में तो इसका कोई ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है। जब ये कानून लागू हुआ था उस समय तो सरकार ने इसका प्रचार प्रसार किया था, लेकिन चूंकि इन सब चीज़ों का तो बार बार प्रचार करना पड़ता है, तब जाकर के ये चीज़ें जनता में लोकप्रिय हो पाती हैं। समय पर काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ द्वितीय अपील अधिकारी कोई दंड लगाता है या अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश देता है तो वह अधिकारी इसके खिलाफ कानून के प्रावधान के तहत नियुक्त पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। इससे लेकिन ऐसा लगता है कि लोक सेवक के विरुद्ध फैसला होने पर भी उसके साथ बचाव का भी एक तरीका इसमें साथ में बना दिया गया है। लेकिन चूंकि अभी यह अधिनियम भी एक प्रारंभिक अवस्था में है तथा इसमें भी सुधार संशोधन आदि धीरे धीरे होंगे, तो ये अधिनियम भी क्या हो जाएगा, आने वाले समय में एक प्रभावशाली अधिनियम बन जाएगा। एक अधिनियम जो सरकार ने दिया है आम जनता को, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून। वास्तव में देखा जाए तो कोई भी जो देश है उसका भविष्य किस बात पर निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, कितनी सुदृढ़ है, कितने लोग उस शिक्षा व्यवस्था के दायरे में हैं।
क्योंकि मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो शिक्षा उनको मिल ही नहीं पा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो शिक्षा का कानून है या जो देश में एजुकेशन व्यवस्था है उसका कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता। वास्तव में देखा जाए तो हमारे भोजन के बाद में शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान चीज़ है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, भावी कर्णधार हैं। यदि हमारे बच्चे ही अज्ञानता और अशिक्षा के गर्त में समा जाएंगे तो ऐसे में होगा क्या कि हमारे देश का जो भविष्य है वो भी उज्जवल नहीं हो सकता। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने दिसंबर 2006 में संविधान में एक संशोधन किया जिसे 86वां संशोधन कहते हैं। उसके तहत हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार है उसमें 21A एक नई धारा जोड़ी, जिसके तहत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात की गई। संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार कानून संकल्प द्वारा राज्य अपने अनुरूप 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। वास्तविकता भी यही है कि भारत में फैली जो निरक्षरता है उसको तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कानून नहीं बनाया जाता। तो इस तरह से शिक्षा का जो अधिकार है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। और हमारा जो RTE के नाम से फेमस है, राइट टू एजुकेशन, इसके तहत जो निजी स्कूलें हैं उनमें भी क्या किया गया है, कुछ सीटें 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की गई है, जिस पे उन्हीं बच्चों को एडमिशन देना होता है। एक जो महत्वपूर्ण अधिकार सरकार के द्वारा आम जनता को दिया गया है, गरीब जनता को दिया गया है, खासकर ग्रामीण जनता को दिया गया है, वह है महात्मा गांधी नरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये कब से लागू है? 2005 से। इसके द्वारा ये प्रयास किया गया है कि किसी भी ग्रामीण परिवार का कोई वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार है उसे एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार मिले। बाद में इसकी अवधि भी बढ़ाई गई है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को संसद के द्वारा पारित कर दिया गया। कब किया गया? 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित हो गया। आरंभ में इसको देश के 200 जिलों में लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 से, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको क्या किया गया, पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी अधिनियम है। इसके तहत क्या होता है कि कोई भी ऐसा ग्रामीण परिवार का सदस्य जो रोजगार लेना चाहता है उसे इसके तहत रोजगार दिया जाएगा। वो लिखित या मौखिक रूप से स्थानीय ग्राम पंचायत में आवेदन करेगा कि वह अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहता है। समुचित जांच के बाद ग्राम पंचायत आवेदक परिवार को एक जॉब कार्ड जारी कर देगी जो पूरे परिवार के लिए एक ही होता है, जिसमें परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का एक फ़ोटो होता है। वह फ़ोटो एक जॉब कार्ड निःशुल्क दिया जाएगा। जॉब कार्ड आवेदन के 15 दिनों के भीतर ही जारी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से रोजगार गारंटी अधिनियम है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। एक दूसरा अधिनियम और भी राजस्थान सरकार ने लागू किया है जिसका नाम है राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम। तो राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम ये 2012 में सरकार ने लागू किया था। इसके तहत राज्य सरकार आमजन की जो भी शिकायतें हैं या जो समस्याएं हैं समुचित और समयबद्ध सुनवाई लोक शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए उनके निकटतम स्थानों पर सुनवाई करने का इसमें प्रोविज़न किया गया है। तो एक महत्वपूर्ण अधिकार है। एक जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो है कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियम दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994। इस एक्ट के तहत लिंग चयन और प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है, अर्थात कोई भी भ्रूण परीक्षण नहीं कर सकता। एक जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वो है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। कि घरेलू हिंसा कानून के तहत पहली बार बिना विवाह के साथ रहने वाली स्त्री पुरुष को जो लिव इन में रहते हैं और घर के छत के नीचे रहने वाले सभी महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए भारतीय दंड विधान के अनुच्छेद 498 के तहत किसी विवाहित महिला के साथ क्रूरता से निपटने की व्यवस्था थी, लेकिन इसमें भी घरेलू हिंसा को स्पष्ट नहीं किया गया था। तो
पहली बार जो घर में अदृश्य हिंसा है, शारीरिक यातना है, गाली गलौच है, यौन अत्याचार है, उनको इसके माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया है। साथ ही इसके अलावा और जो कानून है, जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, धूम्रपान निषेध अधिनियम है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 है, जिसको 1976 में चेंज किया गया, संशोधित किया गया, बाद में भी इसको संशोधन किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1985 है। द मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट है 1961 का, जिसके तहत प्रसूति की स्थिति में जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं, कामगार महिलाएं होती हैं, उन्हें छुट्टियों का और अन्य लाभ दिए गए हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का है। बाल श्रमिक निषेध कानून है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 है। तो ये बहुत सारे, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2011 का। तो ये बहुत सारे तरह तरह के अधिनियम सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, कुछ अधिनियम राज्य सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं। इन सब का जो उद्देश्य है वो ये है कि जन कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक सरकार के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ ले सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़े, अपने अधिकारों की वो पहचान कर सके और साथ ही अपने अधिकारों का उपयोग करके वो एक उज्जवल जीवन, उज्जवल भविष्य, देश का उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। क्योंकि वस्तुतः होता क्या है कि अगर हम हमारे अधिकारों को नहीं पहचानेंगे तो हम होगा क्या कि जो हमारा हक है वो हमें नहीं मिल पाएगा। हमें हमारे कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमें हमारे अधिकारों की पहचान करनी होगी तथा हमें उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। साथ ही सरकार ने जो अधिकार हमें दिए हैं उन अधिकारों का हमें उपयोग करना होगा, जिससे कि हम एक बेहतर नागरिक बन सकें, हम एक बेहतर राष्ट्र बना सकें। तो ज्ञानदूत की इस कक्षा में मैं आप सभी का कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं तथा आशा करता हूं कि आपको ज्ञानदूत 2.0 की सभी कक्षाएं अच्छी लगी होंगी। आपको इस कक्षा से संबंधित कोई भी, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इस कक्षा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।